Okay, so RG Anand versus Deluxe Films. इस केस का रेशियो ये है कि दिस इज द रेशियो द सुप्रीम कोर्ट एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ ओरिजिनलिटी वाइल डिसाइडिंग वेदर द फिल्म न्यू दिल्ली इन्फ्रिंज द कॉपीराइट इन प्ले हिंदुस्तानी. सो बेसिकली इसमें ओरिजिनलिटी के कंसेप्ट को जो है वो डिसाइड किया गया था. ठीक है, इसमें जो फिल्म थी न्यू दिल्ली के नाम से थी, क्या वो इन्फ्रिंज कर रही थी प्ले को, जो कि प्ले का नाम था हमें हिंदुस्तानी या हम हिंदुस्तानी प्ले था. सो वी आर गोना रीड द फैक्ट्स लेटर, बट लेट्स जस्ट सी दिस फर्दर. There were considerable similarities between the play and the film. कुछ considerable similarities थी. कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि फिल्म having broader perspective and there was dissimilarities in scenic arrangement and presentation. The work was held original and non-violative of. So basically कोर्ट ने क्या बोला कि considerable similarities भी थी, बट यहाँ पे एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी थी और ऐसी अरेंजमेंट थी, प्रेजेंटेशन थी पूरी ओरिजिनल वर्क की, जो कि वायलेट नहीं करती थी कॉपीराइट को. सो दिस इज़ द रेशियो ऑफ द केस बेसिकली. नाउ इस केस का रेशियो के बाद अब हम फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस देखेंगे. तो इन दिस केस द प्लेंटिव वॉज अ प्ले राइटर एंड प्रोड्यूसर ऑफ सम प्लेज इंक्लूडिंग द प्ले. सो जो प्लेंटिव था वो जो है उसका एक प्ले था हम हिंदुस्तानी. प्लेंटिव ने ट्राई करा था कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ फिल्मिंग द सेड प्ले नरेटेड. अब उसने क्या करा, उसने नरेट करा इस प्ले को डिफेंडेंट से. अब डिफेंडेंट ने क्या करा, विदाउट इन्फॉर्मिंग द प्लेंटिव उसने एक पिक्चर बना दी. उसने अपना प्ले इसको नरेट करा और उसने एक पिक्चर बना दी है विदाउट इन्फॉर्मिंग द प्लेंटिव विच वॉज अलेज्ड टू बेस्ड ऑन द सेड प्ले. ठीक है, द इशूज़ दैट अरोज. अब इशूज़ क्या क्या इससे अरोज हुए, बिकॉज बिना इन्फॉर्म करे उसके प्ले के ऊपर बेस्ड अलेजिडली उसने एक फिल्म बनाई है. सो फर्स्ट इशू था, इज द प्लेंटिफ ओनर ऑफ कॉपीराइट इन द प्ले. क्या प्लेंटिफ ओनर है इस प्ले के अंदर. ठीक है, सो ऑब्वियसली वो तो होगा ही ऑनर, क्योंकि वो प्ले तो उसी का था. इट वॉज अ प्रोडक्शन ऑफ हिज ओन. एंड इज़ द फिल्म न्यू दिल्ली एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्लेंटिव्स कॉपी इन द प्ले हम हिंदुस्तानी. और जो क्या फिल्म बनी है वो एक इन्फ्रिंजमेंट है प्लेंटिव के प्ले की. तो द फर्स्ट इशू वॉज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिव बट नॉट द सेकेंड वन. सो फर्स्ट इशू इसके फेवर में डिसाइड हुआ था कि प्लेंटिव का कॉपीराइट है प्ले के अंदर, और सेकेंड इशू इसके फेवर में नहीं डिसाइड हुआ था. सो लेट अस लुक एट द ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन ऑफ द कोर्ट. सो फर्स्ट इसमें क्या हुआ, जो जज थे, आफ्टर कंसिडरिंग ए नंबर ऑफ authorities English American derive the following propositions. So these are the propositions. So there can be no copyright in an idea, subject matter, themes, plot, historical, legendary facts, and violation of copyright in such cases is confined to the form, manner and arrangement of the idea by the author of the copyright. So यहाँ keywords क्या क्या है. सबसे पहले तो ये कह रहा है there can be no copyright in an idea. किसी भी आइडिया के अंदर या सब्जेक्ट मैटर के अंदर या थीम्स, प्लॉट, बेसिकली जो हम एक थॉट होता है, ठीक है, उसके ऊपर, आइडिया के ऊपर, सब्जेक्ट मैटर और इन सब चीज़ों के ऊपर कभी भी कॉपीराइट नहीं होता है. एंड वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट इन सच केसेस इज कन्फाइंड टू. अब इन चीज़ों पे तो कॉपीराइट नहीं होता है, बट वायलेशन किन केसेस में होता है, जब इन चीज़ों का एक फॉर्म या मैनर या अरेंजमेंट, या इम्पॉर्टेंट वर्ड है एक्सप्रेशन. ठीक है, जब किसी एक्सप्रेशन में, ठीक है, इन आइडियाज़ का कोई एक्सप्रेशन होता है या किसी फॉर्म में या किसी मैनर में हम इनको एक्सप्रेस करते हैं या दिखाते हैं, ठीक है, बाय द ऑथर ऑफ द कॉपीराइट वर्क, तब इनका वायलेशन होता है. सो बेसिकली आइडिया में कॉपीराइट नहीं होता. जब उस आइडिया को एक्सप्रेस किया जाता है और उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है, वो हम इन्फ्रिंजमेंट एज अ काउंट कर सकते हैं. What is protected is not original thought or information but the original expression of thought or information. So basically what he is saying is कि ओरिजिनल थॉट को जो है प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है. थॉट कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, जब तक उसका एक्सप्रेशन नहीं हुआ है, जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा गया है एज अ वर्क उस थॉट को, तब तक वो कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और ना ही वो कॉपीराइट होता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ where the same idea is being developed in a different manner
इट इज़ manifest that source being common, similarities are, जब एक ही आइडिया पे या एक ही प्लॉट के ऊपर बेसिकली अगर कुछ बनाया जाता है तो कुछ सिमिलैरिटीज़ तो आएंगी। क्यों? अगर फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ मूवी जो कि पुलिस स्टेशन में बेस्ड है तो कुछ तो सिमिलैरिटीज़ आएंगी उसके अंदर, तो वो these are bound to occur. But if the defendant's work is nothing but a literal imitation of the copyright work with some variation here and there, it would amount to violation of copyright. But अगर defendant का जो काम होता है वो बिल्कुल literal imitation मतलब किसी की नकल करना, so basically वो उसका एकदम वैसा का वैसा ही उतार के बिल्कुल थोड़ी बहुत वेरिएशन कर दिए, थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए और बिल्कुल वैसा ही काम है एग्जैक्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन, तो हम वायलेशन ऑफ कॉपीराइट बोल सकते हैं। दस द कॉपी मस्ट बी सब्सटेंशियल एंड मटेरियल वन। ए कॉपी इज दैट विच कम्स, ये सब्सटेंशियल और मटेरियल होनी चाहिए, दैट मीन्स एक मटेरियल फॉर्म में होनी चाहिए। ए कॉपी इज दैट विच कम्स सो नियर टू द ओरिजिनल एज टू गिव टू एवरी पर्सन सीइंग इट द आइडिया क्रिएटेड बाय ओरिजिनल। और एक कॉपी क्या होती है? कॉपी इज दैट विच कम्स सो नियर टू द ओरिजिनल, ओरिजिनल के इतना एग्जैक्ट लुक अलाइक होती है कि कोई दूसरा पर्सन उसको देखेगा तो उसके मन में आइडिया आएगा कि ये ओरिजिनल ने ही या ओरिजिनल सोर्स से ही आया है। दिस इज श्योर एंड सेफेस्ट टेस्ट टू डिटरमिन द वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। यही एक सेफेस्ट टेस्ट होता है कि वायलेशन ऑफ कॉपीराइट है या नहीं है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या बोला, वेयर the theme is the same but is presented and treated differently so that the subsequent work become a completely new work. No question of violation of copyright arises. तो जो थीम सेम होती है बट प्रेजेंट इस तरीके से करी गई है कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट है और नया ही कोई वर्क निकल के आ रहा है, तो ये कोई भी वायलेशन नहीं होगा। बेसिकली प्लॉट सेम है बट उसके अंदर इतनी वेरिएशंस हैं, तो वो काम जो होगा या वो वर्क कॉपीराइट इन्फ्रिंज नहीं करेगा प्रीवियस वर्क का। नाउ वेयर हाउएवर अपार्ट फ्रॉम द सिमिलैरिटीज़, जहाँ पे सिमिलैरिटीज़ के बावजूद अपियरिंग इन टू वर्क्स, there are also material and broad dissimilarities with negative the intention to copy. देखो अगर सिमिलैरिटीज़ भी हैं बट ब्रॉड या मटेरियल डिससिमिलैरिटीज़ भी है जो कि नेगेटिव कर देती है किस चीज़ के? इंटेंशन को कॉपी करने के। और coincides appearing in the two works are clearly इंसिडेंटल नो इन्फ्रिंजमेंट, या फिर फर्स्ट तो ये है कि वो इंटेंशन कॉपी करने की उसको नेगेटिव कर देती है, या फिर वो कोइंसाइड करती है, कोइंसिडेंस होता है, क्लियरली जो वर्क से थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी आ रहा है वो इंसिडेंटल है, ठीक है, तो ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। इंसिडेंटल मीन्स एज अ रिजल्ट कि वो प्लॉट सेम था इसलिए थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी आ गई है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। Now, it is clear that unlike stage play, a film has a much broader perspective. ये बहुत सिंपल सी बात है कि एक स्टेज के प्ले के कंपैरिजन में फिल्म में काफ़ी ब्रॉडर perspective है, wider field and a bigger background where the defendant can by introducing a variety of incident give a color and complexion different from the manner in which, basically what he is trying to say कि stage पे जो प्ले चल रहा है वो बहुत लिमिटेड है और फिल्म के अंदर काफ़ी चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं या करी जा सकती हैं जिसमें कि एक डिफरेंट मैनर या सीन आ सकता है। सो वेयर द डिफेंडेंट कैन बाय इंट्रोड्यूसिंग वेराइटी ऑफ इंसिडेंट जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। वर्क हैज़ एक्सप्रेस द आइडिया, सो even so if the viewer after seeing the film gets a totality of impression, so basically ये जो फिल्म के अंदर जो फिल्म बनाई गई है उसके अंदर डिफरेंट सीन्स इंक्लूड कर दिए, ऐड ऑन कर दिए गए हैं, फिर भी अगर उसको देखने के बाद जो व्यूअर के दिमाग में एक इम्प्रेशन ये आता है कि ये उसी की कॉपी है तो इससे पता चलता है द फिल्म इज़ बाय एंड लार्ज ए कॉपी ऑफ द ओरिजिनल प्ले, वायलेशन ऑफ कॉपीराइट में भी सेट टू बी प्रूव्ड। तो बेसिकली इसमें मेन टेस्ट क्या हुआ कि व्यूअर देखने के बाद व्यूअर के मन में अगर ये चीज़ आ रही है कि इवन दो यहाँ पे डिसिमिलैरिटीज़ हैं, एक्स्ट्रा सीन्स हैं, बट ये बेसिकली उसी की इमिटेशन है या कॉपी है या इम्प्रेशन ऐसा पड़ रहा है कि ये वही प्रीवियस वर्क से रिलेटेड है, तो व्यूअर के अकॉर्डिंग तो ये हम बोल सकते हैं कि कॉपीराइट इन्फ्रिंज हुआ है या फिर देयर इज़ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। नाउ इट इज़ ऑब्वियस that the underlying emotions reflected by the principal character in a play or book may be similar and yet that the character and expression of the same emotion be different. देखो यहाँ पे जो कैरेक्टर होते हैं प्रिंसिपल कैरेक्टर
प्ले में या बुक में सिमिलर हो सकते हैं, बट एक्सप्रेशन ऑफ द सेम डिफरेंट हो सकता है. दैट द सेम इमोशंस आर फाउंड इन प्ले वुड नॉट अलोन बी सफिशिएंट टू प्रूव इन्फ्रिंजमेंट. और इसी चीज़ को हम अगर सेम होगा भी तो इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे. बट इफ सिमिलर इमोशंस आर पोर्ट्रेड बाय सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स presented in like manner expression in the form the infringement would be apparent. बट ये क्या कह रहा है, इन चीज़ों से तो हम infringement नहीं मानेंगे, बट ये ऐसे प्रेजेंट करा गया है कि बाय सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी लगातार सेम होते जा रहे हैं इवेंट्स उसके साथ, तो लाइक मैनर, तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन बना देता है कि मतलब एक सीक्वेंस ऐसा बनाया गया है कि एक इवेंट हुआ फिर दूसरा हुआ, और ये जो है बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ द प्रीवियस वर्क से रिलेट कर रहा है कि वही सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं और वही इमोशंस बन रहे हैं. देन इन्फ्रिंजमेंट हम बोल सकते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल सेम इमिटेशन हो जाएगा. नाउ इन द प्रेजेंट केस द फिल्म पोर्ट्रेज 3 थीम्स. अब इसमें बेसिकली जो जिस्ट है केस का अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स के ऊपर वो देख रहे हैं. 3 थीम्स है इसके अंदर. रोल ऑफ प्रोविंशियलिज्म इन रिगार्ड टू मैरिज एंड इन रिगार्ड टू रेंटिंग आउट अकोमोडेशन. सो बेसिकली क्या क्या थीम दिखाई गई है, मैरिज और रेंटिंग आउट अकोमोडेशन की. नाउ इविल्स ऑफ कास्ट रीजन सोसाइटी एंड इविल्स ऑफ डाउरी सिस्टम बेसिकली. Now the last two aspects do not appear in the plaintiff's play. जो last के 2 aspects हैं ये दोनों ही play में नहीं थे. All the 3 aspects mentioned above are integral part of the story of the film and cannot be separated. But ये तीनों ही चीज़ें फिल्म की स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते without affecting the beauty and continuity of the film. ठीक है. फर्दर द स्टोरी ट्रीटमेंट ऑफ फिल्म इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्ले. और जो स्टोरी का ट्रीटमेंट है फिल्म के अंदर वो बहुत डिफरेंट है प्ले से. सो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज़ कि फिल्म में और प्ले के अंदर कुछ कुछ डिसिमिलैरिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा एपरेंट हैं, जैसे कि ये दोनों ही पॉइंट प्ले के अंदर नहीं थे. और जो स्टोरी है वो भी उसका ट्रीटमेंट बहुत अलग हुआ है फिल्म के अंदर. एट द मोस्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्ले प्रोविंशियलिज्म इज अनडाउटेडली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिल्म, बट इट इज़ वेल सेटल दैट ए मियर आइडिया कैन नॉट बी. तो ये क्या कह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये बोल सकते हैं जो फर्स्ट जो चीज़ है प्रोविंशियलिज्म जो है और जो ये थीम है ये एक सेंट्रल आइडिया हो सकता है फिल्म का, बट इट इज़ वेल सेटल्ड. हमको पता है कि वैसे सेंट्रल आइडियाज हो सकता है, बट एक आइडिया को कभी भी हम कॉपीराइट नहीं मानते हैं. दस इट वॉज हेल्ड दैट द फिल्म वॉज नॉट सब्सटेंशियल और मटेरियल कॉपी. इसलिए इन डिसिमिलैरिटीज़ की वजह से, ठीक है, और ये एक फैक्ट निकल के आ रहा है कि ये जो एक प्रोविंशियलिज्म है और जो फर्स्ट पॉइंट था वो एक सेंट्रल आइडिया कंसीडर किया गया है, इसलिए यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि ये एग्जैक्ट कॉपी है. नाउ कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, देर इज़ नो कॉपीराइट इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, थीम्स और प्लॉट्स और लिटरेरी वर्क्स. फॉर एग्जाम्पल इफ ए प्ले डिपिक्ट्स द कास्ट रीजन सोसाइटी और डायरी सिस्टम प्रिवेलिंग इन इंडिया, देर इज़ नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट. क्यों नहीं है, बिकॉज ये जो है एक प्लॉट दे सकते हैं, ये एक सेंट्रल आइडिया दे सकते हैं, थीम्स दे सकते हैं कि कोई फिल्म बन जाएगी जो कि कास्ट सिस्टम के ऊपर है या फिर डाउरी सिस्टम के ऊपर है, बट दीज आर मियर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़. ठीक है, प्लॉट्स हो सकते हैं, बट ये जो है कभी भी कॉपीराइट के अंदर नहीं आएंगे. सो दिस इज़ व्हाट द केस इज़ ऑल अबाउट. नाउ या दिस इज़ द केस.